जब भी डेटा एनालिसिस सुनने में आता है तो दिमाग में क्या छवि बनती है? मतलब शायद फ्यूचरिस्टिक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या फिर स्लीक और चमकते हुए डैशबोर्ड्स। हाँ, या फिर मार्केट को प्रिडिक्ट करने वाले कॉम्प्लेक्स मॉडल्स, राइट? एग्जैक्टली। कोई भी उस डिजिटल जैनिटर की बात नहीं करता जो घंटों स्क्रीन के सामने बैठकर मिसस्पेल्ड नेम्स या डुप्लीकेट ईमेल्स को स्क्रब कर रहा होता है। सही बात है, वो सबसे अनग्लैमरस हिस्सा है। बिल्कुल। डेटा साइंस की दुनिया बाहर से जितनी मैजिकल लगती है, सच्चाई ये है कि उस मैसी क्लीनिंग फेज में ही असली फाउंडेशन तैयार होती है। आज की इस गहन चर्चा में हमारा सोर्स मटेरियल एक बेहद ज़रूरी कोर्स है, फंडामेंटल्स ऑफ पाइथन फॉर डेटा एनालिसिस के नोट्स और एक्सर्प्ट्स। और हमारा मिशन इस डेटा क्लीनिंग प्रोसेस के पीछे के लॉजिक को और इसमें इस्तेमाल होने वाले टेक्निकल टूल्स को गहराई से समझना है। ठीक है, आइए इसको थोड़ा विस्तार से समझते हैं। चाहे कोई बड़ा डेटा साइंटिस्ट हो, नया एनालिस्ट हो या सिर्फ डेटाबेसेस मेंटेन करने वाली टीम हो, खराब या मैसी डेटा से बचना नामुमकिन है। ये एक ऐसी सच्चाई है जिसे फेस करना ही पड़ता है। बिल्कुल। और ये नोट्स इस बात पर बहुत जोर देते हैं कि ये मटेरियल सिर्फ उनके लिए नहीं है जो पाइथन में कोडिंग करते हैं। अच्छा, तो और किसके लिए है ये? ये उन सभी के लिए है जो किसी न किसी रूप में डेटा से बिजनेस डिसीजंस लेते हैं, क्योंकि डेटा क्लीनिंग का सीधा असर किसी भी विश्लेषण या एनालिसिस के नतीजों पर पड़ता है। राइट। अगर बेस फाउंडेशन ही खराब है तो ऊपर बनने वाली पूरी एनालिटिकल बिल्डिंग अपने आप कमजोर होगी। तो यहाँ सबसे पहला सवाल ये उठता है कि आखिर इस सफाई की इतनी अहमियत क्यों है? लोग अक्सर सोचते हैं कि हमारे पास रॉ डेटा आया और हमने सीधे अपना एनालिसिस क्यों नहीं शुरू कर दिया? हाँ, लोग सोचते हैं कि टाइम बचा लेंगे। वही ना, इतना समय और प्रोसेसिंग पावर सफाई में क्यों बर्बाद करना? मतलब देखो, ये एक बहुत ही आम मिसकंसेप्शन है कि क्लीनिंग समय की बर्बादी है। सोर्स मटेरियल में इसके पीछे के 4 मुख्य कारण समझाए गए हैं। सबसे पहला तो एक्यूरेसी है, सटीक था। हम सब चाहते हैं कि नतीजे सही हों। वो तो ऑब्वियस है, हाँ। लेकिन जो चीज़ लोग मिस कर जाते हैं वो है एफिशिएंसी और कॉस्ट इफेक्टिवनेस का कनेक्शन। मतलब पैसों का नुकसान। एग्जैक्टली। जब किसी डेटाबेस में डुप्लीकेट्स और एरर्स होते हैं तो सिस्टम को उस डेटा को प्रोसेस करने में एक्सपोनेंशियली ज़्यादा टाइम लगता है। क्लाउड कंप्यूटिंग के इस दौर में हर एक्स्ट्रा प्रोसेसिंग मिनट का बिल्कुल रियल फाइनेंशियल कॉस्ट होता है। ये पॉइंट बहुत लॉजिकल है यार। अगर एक कंपनी क्लाउड सर्वर्स पर अपने मॉडल्स रन कर रही है और उसमें 30% डेटा सिर्फ कचरा या डुप्लीकेट है, तो वो कंपनी दरअसल उस कचरे को प्रोसेस करने के लाखों रुपए दे रही है। एकदम ठीक। और तीसरा सबसे बड़ा फैक्टर है रिलायबिलिटी, यानी विश्वसनीयता। डिसीजन मेकर्स जो इन नतीजों के आधार पर करोड़ों के बिजनेस फैसले लेते हैं, उन्हें मॉडल्स पर भरोसा होना चाहिए। सही बात है। अगर उन्हें लगने लगा कि डेटा गलत है तो भरोसा टूट जाएगा। हाँ, अगर एक बार उन्हें पता चल गया कि डैशबोर्ड पर दिख रहा रेवेन्यू फिगर डेटा एंट्री एरर की वजह से डबल काउंट हो गया है, तो वो उस पूरे डैशबोर्ड पर दोबारा कभी विश्वास नहीं करेंगे। अगर हम इसको एक आम जिंदगी के उदाहरण से समझें तो ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे किसी शानदार रेसिपी को खराब और सड़े हुए मसालों के साथ बनाना। हाँ, बहुत अच्छा एग्जाम्पल है ना? हमारे पास दुनिया का सबसे बेहतरीन शेफ क्यों ना हो या रेसिपी जो यहाँ पर हमारी एनालिसिस टेक्निक है, चाहे कितने भी एडवांस क्यों ना हो, अगर मसाले ही सड़े हुए हैं तो बनने वाला खाना किसी काम का नहीं होगा। यहाँ सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि कैसे सिर्फ एक छोटी सी फॉर्मेटिंग एरर पूरे डेटा सेट के निष्कर्ष को बदल सकती है। एक छोटी सी एरर से इतना फर्क पड़ता है? बहुत ज्यादा। मान लीजिए किसी कॉलम में सारी वैल्यूज थाउजेंड्स में है, लेकिन किसी एक यूजर ने मैनुअली एंट्री करते वक्त उसे मिलियंस में लिख दिया बिना डेसिमल लगाए। ओ बाप रे। हाँ, एक अकेली एरर उस पूरे एनालिटिकल मॉडल के एवरेज को इतना स्क्यू कर सकती है कि कंपनी अपनी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी बिल्कुल गलत ऑडियंस पर लॉन्च कर दे। एक छोटी सी डलकीली गौर, इतना बड़ा नुकसान। तो चलिए इस बात पर आते हैं कि ये सड़े हुए मसाले यानी खराब डेटा आखिर आता कहां से है। सोर्स मटेरियल में सबसे पहली समस्या जिसका जिक्र है वो है डुप्लीकेट एंट्रीज। हाँ, डुप्लीकेट्स सबसे बड़ा हेडेक होते हैं। तो आखिर ये एक ही जानकारी का बार बार आना, ये बहुरूपीय सिस्टम्स में आते कहां से हैं?
डुप्लीकेट्स मुख्य रूप से 2 या 3 बड़ी वजहों से पैदा होते हैं। सबसे बड़ी वजह आजकल सिस्टम मर्जर्स हैं। सिस्टम मर्जेस? हाँ, मतलब अलग-अलग सॉफ्टवेयर को मिलाना। राइट। कंपनियां अपना डेटा अलग-अलग जगहों से इकट्ठा करती हैं, एक मार्केटिंग टूल से, एक सेल्स सीआरएम से और एक कस्टमर सपोर्ट सॉफ्टवेयर से। अच्छा। जब इन अलग-अलग डेटा सेट्स को एक सेंट्रल डेटाबेस में मर्ज किया जाता है, तो सिस्टम ये नहीं समझ पाता कि सेल्स डेटाबेस का राहुल कुमार और सपोर्ट डेटाबेस का आर कुमार एक ही इंसान है। ओह, इसको मैं बिल्कुल रिलेट कर सकता हूँ। जैसे मेरे स्मार्टफोन की फोन बुक में एक ही दोस्त के 3 अलग-अलग नंबर सेव हो जाते हैं। हमेशा होता है ये। एक उसके पूरे नाम के साथ, एक उसके निकनेम के साथ और एक पुराना नंबर जो उसने सालों पहले बंद कर दिया था। नतीजा ये निकलता है कि एड्रेस बुक पूरी तरह क्लटर हो जाती है। सटीक उदाहरण है। और दूसरा बड़ा कारण है इनकंसिस्टेंट फॉर्मेटिंग। वो क्या होता है? जैसे एक जगह डेट ऑफ बर्थ DDMMYY फॉर्मेट में है और दूसरी जगह MMDDYY में। कंप्यूटर इन दोनों को बिल्कुल अलग रोज मानकर 2 नए रिकॉर्ड्स क्रिएट कर देता है, जबकि असल में इन्फो एक ही होती है। तो इन डुप्लीकेट्स की भीड़ को पकड़ा कैसे जाए? मैन्युअली तो कोई इंसान बैठकर लाखों रोज क्रॉस चेक नहीं कर सकता। कोर्स मटेरियल, पाइथन और बाकी टूल्स की बात करता है, पर ये टूल्स आखिर काम कैसे करते हैं? ये बहुत ही दिलचस्प हिस्सा है। अगर हम SQL की बात करें तो उसमें एक कमांड होती है ग्रुप बाय। ओके, ग्रुप बाय? हाँ, ये कमांड क्या करती है कि उन सभी रोज को एक साथ ग्रुप कर देती है जिनके अंदर के स्पेसिफिक पैरामीटर्स जैसे ईमेल एड्रेसेस या फोन नंबर्स एक जैसे होते हैं। समझ गया। उसके बाद हम हैविंग काउंट लॉजिक लगाते हैं, जिससे सिस्टम सिर्फ उन ग्रुप्स को निकालकर सामने रख देता है जो एक से ज्यादा बार डेटाबेस में मौजूद हैं। यानी कोड खुद बता देता है कि कहाँ डुप्लीकेट्स छुपे हैं, बिना एक भी रो मैन्युअली चेक किए। और पाइथन में ये कैसे होता है? नोट्स में पांडास लाइब्रेरी का जिक्र है। पाइथन की पैंडास लाइब्रेरी में डेटा फ्रेम्स का इस्तेमाल होता है। डेटा फ्रेम्स को हम एक्सेल शीट्स का एक बहुत ही एडवांस्ड, हाईली स्केलेबल वर्जन समझ सकते हैं। अच्छा, मतलब बड़ी एक्सेल शीट टाइप। बेसिकली हाँ, इसमें ड्रॉप डुप्लीकेट्स नाम का एक फंक्शन होता है। इसके पीछे का लॉजिक बड़ा ही शानदार है। ये फंक्शन हर रो का एक डिजिटल फिंगरप्रिंट बनाता है। डिजिटल फिंगरप्रिंट? वो कैसे? वो अंदर का पूरा टेक्स्ट और डेटा पढ़ के एक यूनिक कोड जनरेट करता है। अगर 2 रोज के फिंगरप्रिंट मैच हो गए तो एल्गोरिदम तुरंत समझ आता है कि ये डुप्लीकेट है और उसे ऑटोमेटिकली फ्लैग कर देता है। अरे वाह! इसके अलावा टैब्लू जैसे विजुअलाइजेशन टूल्स में जब हम डेटा प्लॉट करते हैं तो अगर कोई डेटा पॉइंट अचानक से बाकियों से अलग या बहुत बड़ा स्पाइक दिखाता है तो वो विजुअल एनोमली भी डुप्लीकेट्स की तरफ इशारा करती है। यहाँ मैं थोड़ा पुशबैक करना चाहूंगा। मान लीजिए स्क्रिप्ट ने कुछ फ्लैग कर दिया, पर हमें किसी एंट्री पर डाउट है कि ये डुप्लीकेट है या नहीं। किस तरह का डाउट? जैसे 2 कस्टमर रिकॉर्ड्स में नाम और शहर सेम है, पर ईमेल एड्रेस का डोमेन थोड़ा अलग है। तो क्या डेटा क्लीनिंग प्रोसेस के नाम पर उसे सीधे डिलीट कर देना चाहिए? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये एक ऐसी गलती है जो कई नए डेटा एनालिस्ट्स करते हैं। कोर्स के FAQ सेक्शन में इस पर खास ध्यान दिया गया है। डाउट होने पर सीधे डिलीट बटन नहीं दबाना चाहिए। तो फिर क्या करना चाहिए? वहां पर क्रॉस रेफरेंसिंग का कॉन्सेप्ट आता है। हम दूसरे डेटा पॉइंट्स जैसे परचेज हिस्ट्री या IP एड्रेस से मैच करके वेरीफाई करते हैं कि क्या ये सच में एक ही इंसान है। मतलब जल्दबाजी में वैल्यूएबल डेटा गवा देने का रिस्क हमेशा रहता है। बिल्कुल रहता है। और यहीं पर डेटा सफाई का सबसे बड़ा और सबसे सुनहरा नियम यानी बेस्ट प्रैक्टिस सामने आता है। डेटा सेट में कोई भी बड़ा स्क्रिप्ट चलाने या बदलाव करने से पहले हमेशा अपने ओरिजिनल डेटा का एक बैकअप बनाएं। बैकअप तो सबसे जरूरी है। हाँ, क्योंकि अगर ऑटोमेटेड स्क्रिप्ट ने कुछ गलत डिलीट कर दिया तो उस बैकअप के बिना वापस जाने का कोई रास्ता नहीं बचता। बैकअप तो वाकई किसी अंडू बटन की तरह जीवनदान देता है। चलिए, अब हमने इन डुप्लीकेट्स को तो हटा दिया, पर डेटा सेट में अभी भी ऐसी बहुत सी सिंगल एंट्रीज बचती हैं जो डुप्लीकेट तो नहीं है, पर पूरी तरह से गलत या इनकंसिस्टेंट जरूर हैं। हाँ, उन्हें हम एरर्स कहते हैं। राइट, एरर्स। ये सफाई का अगला बड़ा फेज है, जहां डेटा को एक यूनिफॉर्म स्ट्रक्चर देना होता है। सही कहा। सोर्स मटेरियल मेनली 3 तरह के एरर्स को हाईलाइट करता है। सबसे पहले है टाइपोग्राफिकल एरर्स यानी टाइपोज, फिर आती है आउटडेटेड इन्फॉर्मेशन और तीसरा है इनकंसिस्टेंट फॉर्मेटिंग। इनकंसिस्टेंट फॉर्मेटिंग मतलब जैसे यूनिट्स का अलग होना? हाँ, एग्जैक्टली। जैसे कोई वेट केजी में है तो कोई ग्राम्स में है। अब देखिए, हम सब जानते हैं कि ह्यूमन डेटा एंट्री में टाइपोज होते हैं। ये कोई नई बात तो है नहीं।
जो सच में इंटरेस्टिंग है वो ये कि पाइथन जैसे टूल्स इन लाखों रोज में छुपी स्पेलिंग मिस्टेक्स को ऑटोमेटिकली ढूंढते और ठीक कैसे करते हैं। इसको ठीक करने के लिए डेटा एनालिसिस में रेगुलर एक्सप्रेशंस, जिसे शॉर्ट में रेजिक्स कहते हैं, उसका इस्तेमाल होता है। वेट, रेजिक्स क्या होता है? रेगिक्स दरअसल एक तरह की मिनी लैंग्वेज है जो टेक्स्ट के अंदर पैटर्न्स ढूंढती है। मान लीजिए हमारे पास लाखों फोन नंबर्स हैं। कुछ में देश का कोड +91 लगा है, कुछ में डैशेस हैं और कुछ में ब्रैकेट्स। यानी कोई यूनिफॉर्मिटी ही नहीं उनमें। एग्जैक्टली। तो हम रेगिक्स के जरिए पाइथन को एक इंस्ट्रक्शन देते हैं कि सिर्फ उन 10 डिजिट्स को पकड़ो जो लगातार आ रहे हैं और उसके आगे पीछे के सारे स्पेशल कैरेक्टर्स हटा दो। ओह अच्छा, तो वो ऑटोमेटिकली साफ हो जाते हैं। हाँ, इस तरह कुछ ही सेकंड्स में लाखों फोन नंबर्स एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट में आ जाते हैं और जहां तक स्पेलिंग मिस्टेक्स का सवाल है वहां फजी मैचिंग एल्गोरिदम्स काम आते हैं। फजी मैचिंग, ये कैसा नाम है? थोड़ा अजीब है पर काम बहुत अच्छा करता है। ये एल्गोरिदम्स दो शब्दों के बीच का एडिट डिस्टेंस निकालते हैं। अगर किसी ने बैंगलोर और बेंगलुरु लिखा है तो सिस्टम समझ जाता है कि इनके कैरेक्टर्स में कितनी सिमिलैरिटी है और उन्हें एक ही कैटेगरी में मैप कर देता है। वाह, ये सच में पावरफुल है। अब एक और टेक्निकल टर्म पर आते हैं जो कोर्स मटेरियल में काफी हाईलाइट किया गया है, डेटा नॉर्मलाइजेशन। आखिर ये नॉर्मलाइजेशन क्या बला है और इसकी इतनी जरूरत क्यों पड़ती है? देखो, नॉर्मलाइजेशन दरअसल मशीन लर्निंग और डेटा मॉडलिंग के लिए एक बेहद महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है। जब मशीन लर्निंग मॉडल रॉ डेटा देखता है तो उसके पास इंसानों जैसा कॉमन सेंस नहीं होता। राइट, मॉडल तो मशीन है। हाँ, वो सिर्फ नंबर्स को उनकी मैथमेटिकल वैल्यू से जज करता है। तो इस सब का आखिर मतलब क्या है, अगर हम इसको थोड़ा ब्रेक डाउन करें? इसका मतलब ये है कि मान लीजिए हमारे डेटाबेस में एक जगह कस्टमर की उम्र है जो ज़्यादा से ज़्यादा 20 से 80 के बीच होगी और दूसरी जगह उसकी सालाना आमदनी है जो लाखों में होगी। ओके, एक तरफ छोटे नंबर्स, एक तरफ बड़े नंबर्स। राइट। अगर हम बिना नॉर्मलाइज किए ये डेटा एल्गोरिदम को दे दें तो मॉडल सोचेगा कि 10 लाख वाला नंबर 80 से बहुत ज़्यादा बड़ा है, इसलिए आमदनी का वेटेज उम्र के मुकाबले 1000 गुना ज़्यादा होना चाहिए। ओह, तो मॉडल उम्र को पूरी तरह इग्नोर ही कर देगा क्योंकि उसका नंबर छोटा है। एग्जैक्टली, जो कि गलत है। ये तो वही बात हुई ना कि अगर हम दो देशों की इकोनॉमी कंपेयर कर रहे हैं, एक का डेटा रुपए में है और दूसरे का डॉलर में, बिना इन्हें एक आम स्केल पर लाए कंपेयर करना बेवकूफ़ी होगी क्योंकि नंबर्स का स्केल बिल्कुल अलग है। एकदम सटीक एनालॉजी है और यही वजह है कि नॉर्मलाइजेशन किया जाता है। एल्गोरिथम्स जैसे मिन मैक्स स्केलिंग या जी स्कोर मैथमेटिकल फॉर्मूलाज का यूज करके इन सभी अलग अलग रेंजेस को एक कॉमन स्केल पर ले आते हैं, जैसे 0 से 1 के बीच। अच्छा, तो सब कुछ 0 और 1 के बीच फिट हो जाता है। हाँ, ऐसा करने से रेंजेस का आपस का डिफरेंस नहीं बिगड़ता, लेकिन एल्गोरिदम किसी एक वेरिएबल को उसके बड़े नंबर की वजह से गलत तरीके से ओवरवेट नहीं करता। अब जब हमें थ्योरी और प्रोसेस समझ आ गया है कि डुप्लीकेट्स और टाइपोस कैसे पकड़े जाते हैं और नॉर्मलाइजेशन क्यों होता है, तो चर्चा को इसके प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन की ओर ले चलते हैं। हाँ, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन जरूरी है। रियल वर्ल्ड में इसको अंजाम देने के लिए किन स्पेसिफिक टूल्स का जिक्र कोर्स में किया गया है और उनमें ऐसी क्या खासियत है? सोर्स में कुछ बहुत ही एडवांस टूल्स का हवाला दिया गया है जो डेटा क्लीनिंग को स्केलेबल बनाते हैं। सबसे पहला नाम आता है ओपन रिफाइन का। ये मेसी डेटा के लिए एक इंडस्ट्री स्टैंडर्ड बन चुका है। इसमें खास क्या है? इसकी सबसे बड़ी खासियत इसका क्लस्टरिंग फीचर है। जो फजी मैचिंग की हमने अभी बात की थी, ओपन रिफाइन उसे विजुअली एक डैशबोर्ड पर ले आता है। यह हमें दिखाता है कि मुंबई, बम्बई और मुंबई में 90% सिमिलैरिटी है। और फिर हम उसे फिक्स कर सकते हैं? हाँ, सिर्फ एक क्लिक से हम इन हजारों एरर्स को एक साथ स्टैंडर्डाइज करके मुंबई कर सकते हैं। एक क्लिक में हजारों एरर्स फिक्स करना दरअसल उस डिजिटल जैनिटर के बचे हुए घंटों को बचा लेता है। दूसरा टूल कौन सा बताया गया है? दूसरा टूल है ट्री फैक्टर। ये एक कदम और आगे जाता है। ये मशीन लर्निंग का इस्तेमाल करके डेटा का पैटर्न पहचानता है और खुद ब खुद प्रिडिक्टिव ट्रांसफॉर्मेशन सजेस्ट करता है। यानी खुद ही बता देता है क्या करना है? बिल्कुल, यानी डेटा एनालिस्ट को कोड लिखने की जरूरत नहीं होती। टूल खुद बताता है कि लगता है आप यहाँ डेट्स फॉर्मेट करना चाहते हैं, क्या मैं ये रूल सब पर अप्लाई कर दूं? इसके अलावा TI/BCO क्लैरिटी जैसे टूल्स भी हैं जो बड़ी कंपनियों में डेटा मैनेजमेंट पाइपलाइंस बनाने के काम आते हैं। मैं यहाँ इन्हीं पाइपलाइंस पर आना चाहता हूँ।
एक आम सवाल जो किसी के भी दिमाग में आएगा वो ये कि हम लगातार इतनी सफाई कर रहे हैं, कॉम्प्लेक्स टूल्स लगा रहे हैं, लेकिन इन सब झंझटों से बचने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? आपका मतलब है प्रिवेंशन? हाँ, क्या हम ऐसी व्यवस्था या पाइपलाइंस नहीं बना सकते जहां डेटा सिस्टम में आए ही साफ होके? अगर हम इसको एक बड़ी पिक्चर के साथ जोड़कर देखें तो हाँ, प्रिवेंशन पर काम करना किसी भी क्लीनिंग एक्सरसाइज से ज्यादा असरदार होता है। इंडस्ट्री में इसको डेटा वैलिडेशन या डेटा क्वालिटी पाइपलाइंस कहते हैं। तो ये पाइपलाइंस बनाते कैसे हैं? इसका सबसे बेहतरीन तरीका है डेटा एंट्री के वक्त ही बाउंड्री रूल सेट कर देना। जैसे जब हम कोई ऑनलाइन फॉर्म भरते हैं और अगर ईमेल फील्ड में @ सिंबल ना हो तो फॉर्म सबमिट ही नहीं होता। हाँ, वो लाल रंग में एरर दिखा देता है। बिल्कुल वैसा ही उन्हें वैलिडेशन रूल्स कहते हैं। अगर सिस्टम को पता है कि एज की फील्ड में कोई कैरेक्टर या अल्फाबेट नहीं आ सकता तो वो एंट्री पॉइंट पर ही उस गलत डेटा को ब्लॉक कर देगा। ये तो बहुत स्मार्ट अप्रोच है। हाँ, इसके अलावा एपीआईज और वेबहुक्स के जरिए सिस्टम्स को आपस में अच्छी तरह इंटीग्रेट करना जरूरी है ताकि मैनुअल डेटा ट्रांसफर कम से कम हो। कम ह्यूमन टच का मतलब है कम टाइपिंग एरर्स। और इस सफाई प्रोसेस की लाइफ साइकिल क्या होती है? यानी क्या एक बार सारा डेटा क्लीन कर दिया, नॉर्मलाइज कर दिया तो बस काम खत्म? यहीं पर एक बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग होती है। डेटा क्लीनिंग एक वन टाइम इवेंट नहीं है, ये एक निरंतर चलने वाली इटरेटिव प्रोसेस है। क्योंकि नया डेटा तो रोज आता रहता है ना? एग्जैक्टली नया डेटा हर रोज हर मिनट जनरेट हो रहा है। इसलिए टीम्स को ऑटोमेटेड स्क्रिप्ट्स को शेड्यूल करना पड़ता है, चाहे वो मंथली हो, वीकली हो या रियल टाइम हो, ताकि सफाई लगातार होती रहे। हाँ, ताकि जैसे जैसे नया डेटा आए वो ऑटोमेटिकली इन क्लीनिंग पाइपलाइन से गुजरता रहे। इस प्रोसेस को मेंटेन करना ही एक अच्छे डेटा एनालिस्ट की पहचान है। तो इस गहन चर्चा को अगर हम समेटें तो हमने सच में एक बेहद फैसिनेटिंग सफर तय किया है। हमने देखा कि कैसे क्लाउड कंप्यूटिंग के दौर में खराब डेटा प्रोसेस होने में हजारों डॉलर्स का नुकसान करता है। बिल्कुल। डुप्लीकेट्स को पैंडास और एसक्यूएल के जरिए कैसे उनके पैटर्न से पकड़ा जाता है, टाइपोस को रेजेक्स और फजी मैचिंग से कैसे स्टैंडर्डाइज किया जाता है, और एल्गोरिथम्स को बेवकूफ़ बनने से रोकने के लिए डेटा को नॉर्मलाइज करना क्यों ज़रूरी है। ये सारी चीज़ें मिलकर उस इनविजिबल फाउंडेशन को बनाती हैं जिस पर आज की डेटा ड्रिवन दुनिया खड़ी है। सही कहा आपने। और इसी इनविजिबल फाउंडेशन पर मैं आखिर में एक ऐसी बात रखना चाहूंगी जिस पर सबको सीरियसली सोचना चाहिए। हाँ, बताइए। आजकल हम एआई और कॉम्प्लेक्स प्रेडिक्टिव एल्गोरिथम्स पर दुनिया भर का भरोसा करने लगे हैं, चाहे वो स्टॉक मार्केट हो, मेडिकल डायग्नोसिस हो या हायरिंग प्रोसेसेस हो। ये एल्गोरिथम्स कहाँ से आते हैं? ये इन्हीं डेटा सेट्स पर ट्रेन होते हैं। राइट। अगर हमारा सोर्स डेटा ही फंडामेंटली मेसी है, बायसेस और एरर्स से भरा है और हमने उस डिजिटल जैनिटर वाले फेस को सीरियसली नहीं लिया, तो क्या हम दरअसल ऐसी एआई मशीन्स तैयार कर रहे हैं जो बहुत तेजी से और बहुत ही एफिशिएंटली बिल्कुल गलत और खतरनाक फैसले लेंगी? वाह, ये वाकई गहरा और सोचने पर मजबूर करने वाला विचार है। एआई की एफिशिएंसी का मतलब सिर्फ तभी है जब उसका आधार सच्चाई पर टिका हो। अगर हमारे मसले ही खराब हैं तो मशीन चाहे कितनी भी एडवांस क्यों ना हो, नतीजा तो सहरीला ही आएगा। बिल्कुल, वही सबसे बड़ा रिस्क है। खैर, इस गहरे विचार के साथ और इस बात को दिमाग में रखते हुए कि डेटा की सफाई कोई बोरिंग काम नहीं बल्कि एक्यूरेट फ्यूचर की नींव है, हम अपनी आज की इस गहन चर्चा को यहीं विराम देते हैं। आशा है इस सफर में आप सबको कुछ नया देखने को मिला होगा। सुनने के लिए शुक्रिया और मिलते हैं अगली बार एक नई और दिलचस्प जानकारी के साथ।